जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। हेरा पब्लिक स्कूल की मरकजी शाख फतगुदिया में आलमी मेयार रखने वाले महमूद आजम ऑडिटोरियम में आज नीट और एएमयू अलीगढ़ में +2 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में इम्तियाजी नंबरात से क्वालिफाई करने वाले तलबा के लिए एक शानदार तहनीती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इन तलबा के वालिदैन, सरपरस्त हजरात और कुर्ब जवार की मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों ने शिरकत की और जी खोल कर इन तलबा को मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश किया। खुसूसन नीट में आजमगढ़ और अलीगढ़ दोनों जिलों में सबसे ज़्यादा नंबर 690 और ऑल इंडिया रैंकिंग 744 की पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म मोहम्मद रैयान के वालिद मोहतरम जनाब आलमगीर साहब अपनी मुस्तकिल अलालत के बावजूद व्हीलचेयर पर अपने बेटे की खुशी देखने के लिए तशरीफ़ लाए और प्रोग्राम के दौरान कई बार खुशी से उनकी आंखें छलक उठीं। इस तकरीब पुरवकार के साथ इस मुल्क में तलबा के मुस्तकबिल और उनके कैरियर से मुताल्लिक मौजू पर एक सेमिनार भी मुनक़िद हुआ, जिसमें वन इंडिया एजुकेशन के बानी और डायरेक्टर जनाब राघवेंद्र प्रताप सिंह, लीगल सैपियंस और विधि शास्त्र जुडिशरी क्लासेस के फाउंडर जनाब नीलम कृष्णा और समर्पण स्टडी सर्किल लखनऊ के डायरेक्टर जनाब आर पटेल साहिबान ने सैर हासिल गुफ्तगू की। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में तलबा को आगाह किया, मुख्तलिफ मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारियों के लिए भरपूर रहनुमाई की और तलबा का बाकायदा तहरीरी इम्तहान भी लिया। मजीद बरां तलबा और शुरकाए मजलिस की तरफ से किए गए सवालात के मुदल्लल जवाबात भी दिए। तकरीब का आगाज़ हस्ब रिवायत दर्जा दहुम के एक होनहार तालिब इल्म हाफिज़ अब्दुल्ला ने कलाम पाक की तिलावत से किया। फिर दर्जा नहुम के एक बेहतरीन तरन्नुम रखने वाले तालिब इल्म हाफिज़ मोहम्मद सफ़ान ने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजराने अकीदत पेश किया। असनाए तकरीब मोहम्मद रैयान साकिन हाजीपुर और +2 के एग्ज़ाम में पास होने वाले दोनों तालिब इल्मों अजवद अब्दुल्ला साकिन माहुल और मोहम्मद हाशिम साकिन सुदनीपुर को हेरा पब्लिक स्कूल के चेयरमैन मोहतरम जनाब तारिक आजम साहब के हाथों मेमेंटोज और सर्टिफिकेट्स पेश किए गए। मजीद फरीदुद्दीन डिग्री कॉलेज सबराहत के मैनेजर मोहतरम जनाब मेहमान खुसूसी नासिर जमाल साहब, हेरा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मोहतरम जनाब अबुल फैज़ साहब और इसी स्कूल के मुशीर ख़ास मिंटो सर्किल अलीगढ़ के टीचर मोहतरम जनाब सादा सुहेल साहब ने इन तलबा को मुबारकबाद देते हुए गुलों के हार पहनाए। तलबा के वालिदैन, जिनकी आंखें अपने बच्चों की इस नुमाया कामयाबी पर खुशी से भीगी हुई थीं, वो भी डाइस पर तशरीफ़ लाए और शुरकाए मजलिस ने इन्हें भी भरपूर मुबारकबाद से नवाजा। मोहतरम जनाब तारिक आजम साहब के कमसिन पोते अजीज़म जहान आजम, जो दोहा कतर में रहते हैं, वो भी इस तकरीब में न सिर्फ शरीक थे बल्कि इंग्लिश में गॉड एंड साइंस के मौजू पर मबनी अपना एक बेहतरीन मकाला पेश किया। जहान आजम की भी गुलपोशी की गई और छोटी सी उम्र में इतने अच्छे मकाले पर शुरकाए महफिल ने खूब दाद दी। प्रोग्राम के आखिर में मोहतरम जनाब तारिक आजम साहब ने तेज़ी से बदलते वक्त और सिमटती हुई दुनिया पर तवज्जो दिलाते हुए तलबा को तालीम के तईन संजीदा होने पर जोर दिया। आइंदा बहुत सारी इजादात और खुसूसन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुस्बत व मनफी असरात से आगाह करते हुए तलबा को अभी से इस तरह तैयारी करने की तलकीन की कि जॉब की कमी पैदा होने की सूरत में वो नाकारा ना होकर रह जाएं। और साथ ही उन्होंने अपने इस ख्याल का भी इज़हार फरमाया कि तमाम डिग्रियां और कामयाबियां एक तरफ और अच्छा इंसान बनना एक तरफ, सो तमाम तलबा सबसे पहले एक बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करें। दर्जा हफ्तुम की तालिबा खदीजा मुदस्सिर की तरफ से पेश किए गए कलमात तशक्कुर पर प्रोग्राम का इख्ताम हुआ। प्रोग्राम की निज़ामत हस्ब मामूल हेरा पब्लिक स्कूल के उर्दू टीचर जनाब अजीज़ुर रहमान और इंग्लिश टीचर जनाब महमदुल्ला साहिबान ने की, जबकि सादा सुहेल ने मोहम्मद रैयान के तालीमी सफ़र और उनकी तरफ से की गई तमाम कोशिशों के बारे में तफसील से आगाह किया। प्रोग्राम के इख्ताम पर मेहमानों को जोहराना पेश किया गया। आइए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तारिक आजम साहब ने क्या कहा और नीट में क्वालिफाई करने वाले होनार तालिब इल्म मोहम्मद रैयान से जो गुफ्तगू हुई है वो भी हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मोहतरम चेयरमैन जनाब तारिक आजम साहब के कमसिन पोते जहान आजम, जो दोहा कतर से तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने इस प्रोग्राम में इंग्लिश ज़बान में गॉड एंड साइंस पर जो मकाला पेश किया, आइए हम उसे भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। I feel honored to be here addressing you all in this beautiful auditorium. The intention is to present my understanding of the connection between God and science, based on what little knowledge I have gained and retained within the short 14 years of my life.
And one of the things I have noticed is that many people tend to assume that it is just one or the other. Either you follow religion or you listen to science. That they are, to quote evolutionary biologist Stephen Jay Gould, non-overlapping magisteria. However, I am here to prove them wrong by using science to prove the existence of a God. First, let us begin with the beginning of life. See, scientists know many things, but how life began is not one of them. Even famous evolutionists, many consider life to be a miracle due to the many conditions that would have had to be satisfied to make it possible in the first place. Even the famous biologist, biophysicist, and atheist Francis Crick admitted once. An honest man, armed with all the knowledge available to us now, only sense that in some state, the origin of life appears at the moment to be a miracle. So many other conditions which would have had to be satisfied to get it going. Now let's take a look inside. The human body is made of 37.2 trillion cells. For reference, 1 trillion is 1 followed by 12 zeros, of which there are 200 different types of complex cells, all working together to allow you to function. To help understand the true complexity of just one cell, imagine you magnified it a billion or so times, making it around 20 kilometers in diameter, around half the distance from your to Azumgar. It would be like a sort of mega airship, large enough to cover London. If you were to look at it, you would see in all directions a machine more complex than one could ever hope to imagine. Even the simplest functions of that one cell would be extremely complicated, making even Google seem like a simple scratch program. Now let's change up a bit and take a look on the outside, or in other words, what is the outside, our beloved planet Earth. See, for the longest time, it was believed for life to be possible, there were only two required conditions that had to be satisfied: the correct type of star and a planet from the right distance from said star. In truth, this was proven to be very wrong. There are over 200 conditions that have to be satisfied for life to be possible. Some of the conditions are even dependent on the structure of the solar system and the planets within it. For example, without Jupiter, whose gravity draws away many asteroids, our planet would have been bombarded by thousands of asteroids. To quote author Eric Metaxas, the odds against life in this universe are astonishing. Now, here is something that I personally feel is the only proof needed to prove God's existence. Physics describes the universe as being based on 30 physical constants, such as the speed of light, the gravitational constant, the charge of an electron, or even the mass of a proton. These are numbers that are fixed fundamental values of a physical condition we find in our universe. Scientists have found that if even a single one of these were off by so much as the width of a hair, yes really, there would be no universe and no life, causing physicists to admit that there must have been someone or something that fine-tuned these values due to the fact that they are needed to be so precise, yet they are a considerable amount of them. Finally, my last point is that scientists have found the universe to be precisely mathematically designed. To quote Sir James Jeans, one of the greatest astronomers of the 20th century, from the intrinsic evidence of his creation, the great architect of the universe now begins to appear as a pure mathematician. See, one of the issues that atheists face is that evolution and universal events are based on random variations and mutations, and are thus unable to do math. Math requires an intelligent being who can first prepare a mathematical blueprint of laws before making anything, so that they will be orderly. As Einstein once said, the most incomprehensible thing about the universe is that it is indeed comprehensible. One last thing, yes, I know that the last paragraph was my last point, but one more bit of knowledge I thought I should leave you with is that as far back as the early 1900s, scientists were discovering the laws that governed the subatomic realm, which were largely different from our own macro world and appeared to make room for free will to arise. Scientists realized that not all is determined by matter and energy. It was shown that an observer can alter a particle simply by observing it. The implications being that we, as humans, can determine the outcomes of our lives based on how we choose to live it. Now, as of those
of you who paid attention at the start will remember, the speech isn't about proving religion right and science wrong, or vice versa. It's about the connection between the two. That while science is still accurate, God could exist. That they are both in the right. I'm sure you've heard the saying, doubt leads to damnation, if not now you have. However, that's mostly wrong, only correct if you let it be. I believe in the saying, doubt leads to salvation. What I'm saying is, don't follow a faith blindly. You should follow a belief for your own reasons and understand why you follow it. If you don't believe in something, at least 90%, then don't believe in it at all. Do your research, find your truth. कोली है शौक के दीद ने आम के तेरी अगर हर गुजर में नक्शे कफे पायार देख. If your heart and mind are open and receptive to the signs of God, you will see His imprint in every atom of the universe. Allah Hafiz, and a good day to all. बच्चों को क्लास सेकेंडरी स्कूल से ही, क्लास 8 से ही जो हमारे उनके लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए जो कैरियर ऑप्शंस हैं, फ्यूचर जॉब्स हैं, उसके लिए उनको कैसे तैयार करना, उनकी मेंटल नशोनुमा कैसे करना, ताकि वो उसके लिए तैयार हों. तो उसमें कैरियर ऑप्शंस में जो कैरियर ऑप्शंस हिंदुस्तान के अंदर हैं, मिसाल के तौर पे यूपीएससी है, नीट है मेडिकल के लिए, जेई है इंजीनियरिंग के लिए, एनडीए है डिफेंस के लिए, मर्चेंट नेवी के लिए, बहुत सारे 12-14 कैरियर ऑप्शंस हैं. उसमें से आज यूपीएससी के कैरियर ऑप्शन के ऊपर पूरा डिस्कशन हुआ है और ये एक तरह का हम फाउंडेशन क्लास लाने जा रहे हैं यूपीएससी के लिए. तो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे ये फाउंडेशन कोर्स करेंगे और जो फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे वो तो ग्रेजुएशन के बाद होंगे, लेकिन बच्चों का ओरिएंटेशन और मेंटल एप्टीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ माइंडसेट, डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग, जिनको भी आईएएस और पीसीएस की तरफ जाना है, यूपीएससी की तरफ जाना है, वो उस तरह की उनकी फाउंडेशन कोर्स उनको दिया जाएगा. ताकि बच्चों के लिए है सर कि कुछ पर्टिकुलर बच्चों का टेस्ट वगैरह टेस्ट होगा, जो बच्चों की एप्टीट्यूड जो है उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, और जिन बच्चों की एप्टीट्यूड इसके लिए सूटेबल है उन्हीं बच्चों को किया जाएगा. नंबर ऑफ सीट्स है जिसके लिए बच्चों को तैयार कराया जाएगा? ये कोई नंबर ऑफ सीट है 50? नहीं, जो व्हाट एवर नीड इज़ वी कैन प्रोवाइड द सीट. देयर इज़ नो लिमिटेड. हमने बाहर के बच्चों को भी इनवाइट कर रखा है कि अगर वो भी चाहें तो इनिशियली दे कैन कम. फिर 1-8 साल के बाद जो टेस्ट होगा उसमें जैसे जैसे आता जाएगा, स्टेजेस आती जाएंगी, हम उसको फिर क्वालिटी वाइज उसको इम्प्रूव करते रहेंगे. लेकिन ऐसी कोई फिक्स सीट नहीं है. जो भी आएगा इसके लिए गार्जियंस को कुछ पे भी करना होगा? हाँ, इसको ये एक मंथ का कोर्स होगा, डेली 2 to 3 आवर्स, और इसमें मेरे ख्याल से इस वक्त जो फीस इन्होंने डिसाइड की है वो तकरीबन 2000 रुपये की है. सर, इसमें जो टीचर्स आए वो कहाँ से आए? लखनऊ से आए हैं. लखनऊ में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, समर्पण है उसका नाम है. ये वहाँ से ये लोग आए हैं और ये लोग हर साल बहुत सारे कैंडिडेट यूपीएससी के निकालते हैं वहाँ से. इन्होंने ख़ुद ख्वाहिश जाहिर किया कि हम आपके स्कूल पे फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं. तो पूरे इलाके के जो बच्चे इसमें दिलचस्पी रखते हैं वो अटेंड करेंगे. तो पहला कोर्स जो है वो 1 महीने का जुलाई 22 तारीख से शुरू होगा. उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है. 200-250 बच्चे भी अगर हों तो हमारा ऑडिटोरियम 300 बच्चों तक हम अकोमोडेट कर सकते हैं. तो उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट 300 बच्चे जहाँ ख़त्म वो हो गए तो हम बंद कर देंगे, वो चलाएंगे कोर्स. सर, नीट, आईआईटी और जेईई वो अलग है, ये अलग है, वो अलग चीज़ है. ये सिर्फ यूपीएससी के लिए है. समझा आपने? जो जिस हॉस्टल में बच्चे रहेंगे, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और नहीं, ये डे कोर्स होगा. ये हॉस्टल का कोर्स नहीं है. नीट और आईआईटी वाला हॉस्टल में हॉस्टल में रहना ज़रूरी है. तो वो उसका तो एडमिशन चल रहा है हमारे यहाँ. लेकिन ये जो यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स है
ये डे कोर्स होगा, डे बोर्डिंग, यानी वो आएंगे 2.5-3 घंटे का उनका क्लासेस होंगे और उसके बाद वो अपने घर चले जाएंगे। ये क्लासेस, ये कोचिंग, ये वो किस नाम से चल रही है? ये हमारी कैरियर एकेडमी है जी, कैरियर एकेडमी, आज़म कैरियर एकेडमी के नाम से, ACDC, आज़म कैरियर डेवलपमेंट सेंटर, सॉरी ACDC, आज़म कैरियर डेवलपमेंट सेंटर है, उस नाम से चलेगी। इस तरह का जो प्रयोग आप करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं सर, उसके क्या आप भविष्य में क्या रिजल्ट दिख रहा है सर? देखिए, बगैर तैयारी के तो कोई रिजल्ट नहीं आता। अब हम तैयारी जी, हम तो ये समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में 5 साल 6 साल में हमारे बच्चे यहाँ से कम हमारा टारगेट जो है कम से कम आने वाले 3 साल से 5 साल के बीच में टोटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात जो हम कर रहे हैं वो 100 का है। उसमें नीट भी है, JEE भी है, NDA भी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का, मर्चेंट नेवी का, UPSC का, ये सब मिला के हम एटलीस्ट हमारा टारगेट है कि 100 बच्चे यहाँ से सक्सेसफुल हों। सर, आज जो प्रोग्राम होगा, बच्चों ने अपनी सलाहियतों का, अपने टैलेंट का बहुत अच्छा प्रदर्शन मुजाहरा किया, तो आपका तालीमी मिशन क्या है और हिरा पब्लिक स्कूल और यहाँ के बच्चों को आप कहाँ देखना चाहते हैं और क्या कोशिश आपकी है, क्या सोच है आपकी? ये सोच हमारी ये, देखिए, ये जो जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आज बात हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया में, ये पूरा हर जगह सेंटर्स खुल रहे हैं, हर जगह कोचिंग का इंतज़ाम हो रहा है, सब कुछ खुल रहा है। ये हम 2010 में भी कर सकते थे जब हमने स्कूल खोला था, और पूरा हमारे ध्यान में नक्शा था इसका, लेकिन हमने उस वक्त नहीं खोला। और उसकी वजह हम ये थी कि हम जानते थे कि इस इलाके में इस कैलिबर के बच्चे हैं ही नहीं, चाहे उनके ऊपर कितनी भी मेहनत की जाए, कि वो इन कॉम्पिटिशन्स को क्रैक कर सकते। तो हमने क्या किया कि पहली चीज़ किया कि स्कूल कायम किया जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन हो, और क्वालिटी एजुकेशन आप जब क्लास 10 तक या 12 तक दे दें उनको, तो फिर उनके अंदर सलाहियत पैदा होती है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। इसके लिए हमको 12 साल लग गया, 2010 से 2023 तक हमको 12 साल लगा। आज आप हमारे बच्चों को दे सकते हैं कि वो बेहतरीन इंग्लिश बोल सकते हैं, उनका मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड इज़ एक्सट्रीमली वेरी हाई, साइंसेस का स्टैंडर्ड वेरी गुड, एंड साथ में उर्दू ज़बान का स्टैंडर्ड अक्सर आपने सुना बच्चों की तकरीरें उर्दू में भी, उर्दू ज़बान का। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेन गोल नहीं है। आप ये समझ लीजिए, मैं पैगाम देना चाहता हूँ पूरे आज़मगढ़ को, क्या पूरी मुस्लिम कौम को देना चाहता हूँ कि नीट कॉम्पीट करना, IIT कॉम्पीट करना, UPSC कॉम्पीट करना, ये तो होगा, जो बच्चे अच्छे होंगे डेफिनेटली करेंगे, लेकिन ये कितने % ये बच्चे होंगे? पूरे आज़मगढ़ में अगर आप इस वक्त देख लें, इस साल कितने बच्चों ने नीट कॉम्पीट किया है? 30-32 बच्चों से ज़्यादा नहीं किया है ना। और कितने बच्चे हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है या BSc किया है? मेरे ख्याल से 50,000 होंगे ना। तो क्या परसेंटेज है? 0.001, मेरे ख्याल से 0.01% भी नहीं होगा ना। तो बाकी 99.9% कहाँ जाएंगे? उनका फ्यूचर कहाँ है? तो जो तालीम, बेसिक एजुकेशन है, इसका मेयार जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक कि हमारे माशरे का मामला हल नहीं हो सकता। हमको सबसे पहले उनको अच्छा इंसान और एजुकेशन में उनकी दिलचस्पी को बनाना है। अब वो नीट कॉम्पीट करें या IIT कॉम्पीट करें या UPSC कॉम्पीट, ये उनकी टैलेंट के ऊपर है, जो उनकी खुदादाद सलाहियत है उसके ऊपर है। बाकी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, MBA में जा सकते हैं, BBA करके MBA में जा सकते हैं, पैरामेडिकल सब प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं। हॉस्पिटल्स में तरह तरह के लोगों की ज़रूरत होती है, फैक्ट्रीज़ में तरह तरह के लोगों की ज़रूरत है। तो हमारा जो फ्यूचर का मिशन है, एक्चुअली इसको हिरा पब्लिक स्कूल को डेवलप करके एक एजुकेशनल हब बनाना है, और उस एजुकेशनल हब का नाम है तालीमाबाद।
और ये अगले साल या 1 साल या 2 साल के अंदर इंशाअल्लाह उसकी तामीर शुरू हो जाएगी। और वहाँ पर हम जो है पूरा जितने प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, हमें बीएससी, एमएससी, एमए, बीए नहीं कराना है, हमें वो कोर्सेज़ कराने हैं जिसको करने के बाद 2 साल का कोर्स करने के बाद, 1 साल का कोर्स करने के बाद, 3 साल का कोर्स, बच्चे इस लायक हो जाएं कि उन्हें हम दुनिया में कहीं भी एम्प्लॉयमेंट दिलवा सकते हो। उनका जॉब प्लेसमेंट हम पूरे ग्लोबल तरीके से हम करने वाले हैं इंशाअल्लाह। सर, हेरा पब्लिक स्कूल के शानदार ऑडिटोरियम में जो ये कार्यक्रम हुआ, प्रोग्राम हुआ है, किस विषय पर था, किस उन्वान पर था? ये यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्स पर था। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है मालूम है ना आपको, आईएएस पीसीएस के लिए, उसका फाउंडेशन कोर्स, मतलब वो तो होगा जब ये ग्रेजुएट हो जाएंगे, लेकिन उस मान लीजिए इस वक्त बच्चा 9th में है, तो 9 से ग्रेजुएट होने में उसको 7 साल लगते हैं ना। 2 साल इंटरमीडिएट में, 2 साल हाई स्कूल में, 2 साल इंटरमीडिएट में 4, और फिर 3 साल ग्रेजुएशन होने में। उसके बाद उसका फाइनल एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर आप उसी का माइंडसेट और उसकी टैलेंट और उसकी मेंटल ओरिएंटेशन उस सिमत में ले जाएं आज से, क्लास 9 से, उसको वही सब्जेक्ट्स जो वो पढ़ता है, हिस्ट्री, साइंसेस, सोशल साइंसेस, ये सारी जो चीज़ें वो पढ़ता है, उसको उस पैटर्न पे पढ़ाई जाए जिस पैटर्न में यूपीएससी में उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो वो अभी से तैयारी करना शुरू करेगा। कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं जी, तो इसके पीछे क्या वजूहात है? देखिए, कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत ही अहम चीज़ है। आपको अगर लैंग्वेज नहीं आती है, और लैंग्वेज आती भी है तो स्टेज पे खड़े होने पे आपका पैर कांपता है, तो आप किसी इंटरव्यू में कामयाब नहीं होंगे। समझा आपने? आपको आते हुए भी सवाल का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये आपकी शख्सियत को के इजहार का वाहिद तरीका है, आपके पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इट्स ओनली वे टू डू दिस। तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, और मैं अपने हर स्पीच में, अपने हर उसमें इस बात को वाज़ेह तौर पे बयान करता हूँ कि लैंग्वेज स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब ये होता है कि मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं किस खुलूस से, किस एथिकल स्टैंडर्ड से, किस अखलाक से आपसे बात करता हूँ, और किस सच्चाई से आपसे बात करता हूँ, ये है इंटरपर्सनल स्किल। सर, आखिरी सवाल, आज यहाँ के पढ़े हुए बच्चे जो है, जो बाहर की दुनिया में गए हैं, बाहर के कॉलेजों में बहुत अच्छा जो है मुजाहरा किया है, उनको एजाज़ से नवाजा गया है, उनका इस्तकबाल हुआ है, तो यहाँ के जो पढ़े हुए बच्चे जो बाहर निकले हैं, कुल कितने बच्चे होंगे जो नाम रोशन किया है हेरा पब्लिक स्कूल? मेरे ख्याल से कम 20-25 बच्चों ने किया है, अभी शुरू से लेकर अभी तक। हमें बताएं कि आपने 744वें रैंक हासिल की है, और इसके हासिल करने के पीछे की कहानी क्या है, कैसे शुरुआत करी आपने और इसे अचीव किया? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताला का और वालिदैन का और मेरे उस्ताद का जो मेरे साथ जुड़े रहे। फैज़ सर और सालम सर एक कोचिंग चलाते थे फूलपुर में, तो उनसे मैंने जुड़ा, वहाँ पढ़ाई की 1 साल, 8th क्लास की पढ़ाई पूरी की और तैयारी की एंट्रेंस की 9th क्लास की। तो वहाँ से मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया 9th का अलीगढ़ में। और वो जो अब कोचिंग जो है वो शिफ्ट हो गई है हेरा में मतलब वो चल रही है अब हेरा पब्लिक स्कूल। फिर 9 to 12 जो है मैं अलीगढ़ में तालीम हासिल किया, इन गार्जियनशिप ऑफ सादात सुहेल सर, इनके अंडर में मैं रहा और वहाँ मैं 12 तक अपनी तालीम पूरी की। फिर मेरी जर्नी स्टार्ट होती है नीट की। तो पहले मैं एक ट्रेंड था कि मतलब अगर आपको तैयारी करनी है किसी एग्ज़ाम के लिए तो आप कोटा जाएं, और उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं चला गया कोटा। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कैसे मतलब क्या करते हैं नीट की, कैसे तैयारी की जाती है, बस यही पता था कि कोटा जाओगे तो सारी चीज़ें मिल जाएगी, मतलब एक ट्रेंड हो जैसे कंपटीशन का। यहाँ पर अभी बहुत सारे बच्चे नहीं आए, जब मैं आया तो बहुत कम बच्चे थे, तो इतना कंपटीशन का ट्रेंड नहीं था। अब जो एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है, अब बहुत सारे बच्चे हैं, तो और टीचर भी आ गए, नीट के टीचर भी आ गए, तो ज़्यादा मतलब चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। हाँ,
हाँ, क्वालिफाई करने के लिए मतलब सारी बहुत कम शब्दों में जी। बताइए कि हीरा पब्लिक स्कूल की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिला? हेरा पब्लिक स्कूल से यही कि सारी चीज़ें मतलब मिली आगे मुझे बढ़ने के लिए। तो मैं वहाँ दिल्ली गया इन्हीं लोग के उसमें। दिल्ली में फिर मैंने तैयारी की, अपनी सेल्फ स्टडी की। ऐसा नहीं है किसी कोचिंग से वो लेना पड़ा मुझे, सेल्फ स्टडी की और ऑनलाइन ली। और उसके बाद मेरा इस बार 690 स्कोर आया। पब्लिक स्कूल के तालीमी मेयार के बारे में क्या कहना है? यहाँ आपने तालीम हासिल किया। जी, वो हेरा पब्लिक स्कूल ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अब जाना जाता है। मतलब हर एक स्किल में जा सकते हैं। जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया और सारी चीज़ों पे फोकस नहीं किया। तो ओवरऑल डेवलपमेंट हेरा में जैसे सब कुछ स्किल, सारी स्किल मिलती है। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं है, हर फील्ड में आप कर सकते हैं। और यहाँ का जो विज़न है वो बड़ा विज़न है। हर एक एग्ज़ाम के लिए यहाँ तैयार किए जा रहे हैं बच्चों को। यूपीएससी के लिए हो चाहे आईआईटी हो, चाहे नीट एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के लिए यहाँ बच्चे प्रिपेयर करे जाएंगे। ठीक। सर, आज यहाँ पे समर्पण आईएएस के साथ एक टाइप जैसा कुछ है, कुछ बॉन्डिंग है, जिसको लेकर हीरा पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम किया गया है। और इस टाइप से यहाँ के बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है और उसके क्या परिणाम आने वाले हैं सर आगे के साल? जी, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा कुछ इजहार ख्याल करना चाहता हूँ इस बच्चे की कि जो यहाँ हेरा में इनको जो मिला है। और ये हेरा में 1 साल रहे हैं, तालीम इनकी बेसिक कहीं और से हुई है। इन्होंने चूँकि कोचिंग हमारे प्रिंसिपल साहब और हमारे जो सीनियर टीचर हैं शाह आलम के अंदर में की थी, तो वो मेंटरिंग जो है इनके बहुत काम आई है। और फिर हेरा में जब ये कर रहे थे तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 या 2 बच्चे थे नीट की जो तैयारी कर रहे थे। तो वो माहौल उस वक्त नहीं था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की ने फिर दिल्ली गए और दिल्ली में भी किसी कोचिंग में नहीं गए, सिर्फ वहाँ की लाइब्रेरी और सेल्फ स्टडी इस्तेमाल किया उन्होंने, क्योंकि वो उस किस्म की लाइब्रेरी यहाँ उस वक्त मौजूद नहीं थी। तो ये तो हो गया इनके कैरियर के पूरी कर ली गई जो पहले नहीं थी जी, वो सारी चीज़ें दुरुस्त। हाँ, वो सारी चीज़ें लाइब्रेरी, वगैरह है। हमारी लाइब्रेरी ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं कॉलेज की लाइब्रेरी की तरह हो गई है अभी। और बाकी चीज़ें भी इंटरनेट पे डिजिटल क्लासरूम है, वहाँ पे आप सारी चीज़ें जो हैं मुहैया हैं। सारे अच्छी जो ऐप्स जो हम सब्सक्राइब करते हैं वो हमारे यहाँ सब मौजूद हैं। हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ है हॉस्टल फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है। बच्चियों का हॉस्टल अलग है, बच्चों का हॉस्टल अलग है। बच्चों की हॉस्टल की कैपेसिटी तकरीबन 100 के करीब है और बच्चों की तकरीबन 200 के करीब है। तो टोटल कैपेसिटी हमारी हॉस्टल की 300 है। अच्छा, ये देखिए जो आज का सेमिनार हुआ है वो यूपीएससी की निस्बत से हुआ है। ये आपको मालूम है यूपीएससी तो ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन करके फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपका आने का चांस बहुत ऑलमोस्ट ज़ीरो है। बहुत ही ब्रिलियंट कोई बच्चा होगा तो शायद वो कर लेगा। इसका माहौल बनाना पड़ता है बच्चे को कि मेंटल इंटेलेक्चुअल माइंड को, उसके इंटेलेक्ट को डायरेक्शन देनी पड़ती है। और ये डायरेक्शन आप क्लास 8, 9 से शुरू कर सकते हैं। तो ये आज का जो प्रोग्राम था वो 8th, 9th, 10th और 11th के बच्चों को कैसे फाउंडेशन कोर्स दिया जाए यूपीएससी का, वही सब्जेक्ट्स जो अपने क्लासरूम में वो पढ़ते हैं, जो 9th के 10th के सिलेबस में है। मिसाल के तौर पे हिस्ट्री है, सोशल साइंसेस हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, जो भी इससे ताल्लुक़ है, इकोनॉमिक्स है, वो उनका पैटर्न कैसे यूपीएससी में चेंज होता है, किस तरह के सवालात आते हैं जो आपके नॉर्मल सीबीएसई के एग्ज़ाम से मुख्तलिफ होते हैं, ये पैटर्न उनको बताया जाता है ताकि वो जब वो कोर्स की तैयारी करें तो ये ऑलरेडी उससे फैमिलियर हों, उससे आशना हो। समझा आपने? तो ये इसका प्रोग्राम था। ये लखनऊ की समर्पण जो है एक मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने ये आज का सेमिनार मुनक़िद किया था। और ये 22 तारीख से हमारे यहाँ 1 महीने का ये फाउंडेशन कोर्स चलाएंगे। हमारे बच्चों के लिए भी है वो, और बाहर के बच्चे भी अगर आना चाहें तो आ सकते हैं।
तो ये था प्रोग्राम आज का। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जो मैंने अभी सेमिनार में कही थी कि देखिए यूपीएससी, नीट, जेई, एनडीए, मर्चेंट नेवी, बहुत सारे 12, 14, 15 आपके कैरियर पाथ्स हैं बच्चों के लिए, लेकिन इन सब को आप मिला लें पूरे डिस्ट्रिक्ट में, कितनी भी कोचिंग खुल जाए, कितने भी अच्छी पढ़ाई होने लगे, तो सब बच्चे तो नहीं आ सकते ना भाई। उनकी लेने की कैपेसिटी भी तो भाई यूपीएससी में 1000 लेते हैं, नीट में कितने लेते हैं टोटल एडमिशन? मेरे ख्याल से 17-18,000 होता है। और इसी तरह जेई में मुश्किल से आप 21-22 हज़ार जेई में होता। टोटल मिला के जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है 50,000 से ऊपर पूरे हिंदुस्तान में नहीं होता है पर एनम, पर ईयर। अभी आपको मालूम है कितने स्टूडेंट्स 12th पास करते हैं पूरे हिंदुस्तान में? तो मिलियंस में है। तो ये बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? तो हम हिरा पब्लिक स्कूल का जो विज़न है वो होलिस्टिक है, वो सब पूरा यूनिवर्सल विज़न है। और वो यूनिवर्सल विज़न है क्या? सबसे पहली चीज़ तो आपको हमारा ये है विज़न कि जो नर्सरी से हाई स्कूल की तालीम होती है उसमें उनको मल्टी टास्किंग सिखाई जाती है। बच्चा मैथमेटिक्स में भी तेज़ है, इंग्लिश में भी अच्छा है, पब्लिक स्पीकिंग में भी अच्छा है, इंटरपर्सनल स्किल्स में भी अच्छा है, ग्रुप डिस्कशन कराए जाते हैं, हर बच्चे को मौका दिया जाता है, बल्कि एक तरह से कि ये फोर्स किया जाता है कि वो स्टेज पे आके बोले। और जिस तरह बच्चे में ज़्यादा टैलेंट होता है वो ज़्यादा कामयाब होता है, इसमें कम होता है। लेकिन वो स्टेज फियर जो है, वो जो स्टेज पे खड़े होके बोलने का जो खौफ है, जिसमें पैर लोगों के कांपने लगते हैं, वो दूर करना जो है वो असल मकसद होता है। समझा आपने? ताकि उनको किसी भी मजमे में खड़े होने की, बोलने की सलाहियत पैदा हो जाए। तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ें जो है उनकी तरबियत है, जो उनकी हमारे यहाँ 7 प्रिंसिपल हैं तालीम के। पहला प्रिंसिपल है गॉड कॉन्शियसनेस, अल्लाह ताला की पहचान, ऊपर वाले की पहचान क्या है, उसको कैसे बच्चे को बताया जाए कि गॉड क्या है, जिसने ये पूरी कायनात तख्लीक की है। नंबर 2 स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, रूहानी सुकून, रूहानी तरबियत। और तीसरी चीज़ है उसमें वो है एक प्लेजेंट पर्सोना। प्लेजेंट पर्सोना का मतलब कि आपकी शख्सियत प्लेजेंट हो, आप बात करें तो लोग आपकी बात सुनना चाहें, आप किसी से मुखातिब हों तो उसका पूरा अटेंशन आपकी तरफ हो। ये एक प्रेजेंट पर्सोना का एक एग्जाम्पल है। नंबर 2 नॉलेज बेस, उसके इल्म का जो वसात है, इल्म का जो दायरा है वो वसी होना चाहिए। आपको नहीं सिर्फ दीन का इल्म नहीं, दुनिया के इल्म में भी आपको वसत पैदा करनी है। समझा आपने? नंबर 3 आपको हेल्थ कॉन्शियसनेस और फिज़िकल फिटनेस, समझा आपने? ये बहुत ज़रूरी है। ये हम इसके ऊपर हमारा पूरा ज़ोर है और शुरू से इसका ज़ोर है। तीसरी चीज़ ये है आपकी लैंग्वेज स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स। चौथी चीज़ है आपका एथिकल बिहेवियर, अखलाक, ये किस तरह का है। और आखिरी चीज़ जो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटी। ये सारी चीज़ें हम शुरू से लेकर उनको डेवलप करते हैं और इसका अंजाम आपको देखेंगे, इसका जो नतीजा आएगा वो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में जब बच्चे पहुंचते हैं तो आप उनका बिहेवियर देखेंगे। उनमें क्लास एब्सेंट चीज़ आपको बहुत कम मिलेंगे। आप बच्चे दिलचस्पी से पढ़ते हैं। हमारा टारगेट जो है, जो क्लास के बॉटम 30% बच्चे हैं, वो भी कम से कम 60% मार्क क्रॉस कर जाएं। समझा आपने? ये तो एकेडमिक है। और दूसरी तरफ एथिकल बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी, उनकी ऑनेस्टी, उनकी इंटीग्रिटी, ये हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। तो ये दोनों को मिला के जो तालीम हम दे रहे हैं, इसी का नाम होलिस्टिक एजुकेशन है और ऑल एजुकेशन। समझा आपने? आप
इसके बाद जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये सेकेंडरी है, इसमें बच्चे अच्छे हो जाएंगे तो वो अपने आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे हो जाएंगे, समझा आपने, ये इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी। जी, मेरा नाम मोहम्मद रैयान है। आपको जो इतनी अच्छी रैंक मिली है, क्या करना चाहते हैं, किसको श्रेय देना चाहते हैं? श्रेय तो पहले वालिदैन को जाता है। पहले मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह ताला का, उसके बाद मेरे वालिदैन हैं और मेरे टीचर हैं। टीचर में जैसे बुनियादी जो मेरी तालीम स्टार्ट हुई है वो इकरा से हुई है, और उसके बाद मुझे हायर एजुकेशन के लिए अलीगढ़ जाना हुआ। उसके लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी अबुल फैज़ सर की और सालम सर की, ये कोचिंग चलाते थे फुलपुर में, तो उनके ज़रिए मैं अलीगढ़ पहुंचा, उन्हीं की बदौलत। फिर उसके बाद मैंने 11th 9th क्रैक किया वहाँ पर एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम। फिर उसके बाद मैं 9 to 12th वहाँ से कंप्लीट की पढ़ाई अलीगढ़ से। फिर उसके बाद नीट की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, और ये कई साल फेल होने के बाद ये मुझे कामयाबी हासिल हुई है। पहले तो मैं 2020 में एलन ज्वाइन किया था कोटा में, फिर उसके बाद कानपुर भी रहा हूँ, फिर 1 साल मैं हेरा में ही रहा हूँ। यहाँ पर तारिक आज़म एकेडमी करके करियर एकेडमी जो है उसमें रहा हूँ 2022 में। उसमें मेरा स्कोर 590 आया था, करीब था, बस कुछ मेरिट से कम, कुछ नंबर मेरिट से कम थे, एडमिशन नहीं मिल पाया था। और ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम था कि अच्छे कॉलेज में जाना है, इसलिए नहीं हुआ पिछली बार सिलेक्शन, और इस बार मेरा अच्छा स्कोर हुआ है, 690 मार्क्स विद रैंक 744, और मुझे एक अच्छे कॉलेज मिलने की उम्मीद है। अच्छा, आपने कहा कि हम कई बार परीक्षा देने के बाद आपका हुआ, तो आप होपलेस हुए, तो किस तरह का सपोर्ट मिला, किस तरह का क्या? जी हाँ, मेरा नंबर जो है वो करीब आता था बिल्कुल। अगर मैं चूकता था तो कुछ नंबर से चूकता था, ऐसा नहीं होता था कि बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है नंबर में। मैं जैसे 300 400 नहीं आता, मेरा 580 आता था, 590 मार्क्स आता था। मुझे लगता था मैं थोड़ा एहतियात अगर बरतूँगा तो अच्छा मार्क्स ला सकता हूँ, इसलिए मैं लगा रहा। और मेरे माँ बाप और मेरे भाई जो हैं वो सपोर्ट करते रहे, नहीं तुम्हें करना है, नहीं तो अगर मैं चाहता तो BDS ले लेता। लोग बोल रहे थे, जैसे सोसाइटी में होते हैं लोग, वो अपना बताते हैं कि क्यों मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो सकता है तुम ना कर पाओ MBBS। तो वाले कहाँ के? जी, मैं हाजीपुर गोधना से हूँ, तहसील पवई है। आजमगढ़। जी, आजमगढ़, जिला आजमगढ़। जनता क्या समझ है? अलीगढ़ में सबसे जी। ज़्यादा रैंक आप लगा? जी, अलीगढ़ और आजमगढ़ में आई थिंक मैं टॉपर ही हूँ। क्या सोचा आपने, अब क्या आगे करना चाहिए? अच्छा, थाना पवई था और तहसील फूलपुर है, सॉरी। आगे क्या सोचा और क्या अच्छा करना चाहेंगे? आगे अब MBBS करना है, उसके बाद PG के लिए सोचा है कि बाहर जाकर ही PG करूं। उसके बारे में अभी और सारी चीज़ें डिटेल नहीं करना है। तो आपकी रहनुमाई और आपके लिए कोशिश जो है आपको जी इसके लिए गाइड, जैसे मैं जब तक पढ़ता रहा, भाई गाइडेंस सादात सुहेल सर जो है एज ए गाइडेंस मेरे थे, गार्डियनशिप में थे, गार्जियनशिप करते थे मेरी। और यहाँ जब था हेरा पब्लिक स्कूल में 2022 में, तो फैज़ सर और शालम सर मुझे गाइड करते थे कैसे पढ़ना है, मतलब हौसला अफजाई करते थे वो टाइम टू टाइम। लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए, फिर उसके लिए मैं इस बार जो था दिल्ली चला गया था। वही लोग कहे कि मतलब कि कहीं और देख लो, ट्राई कर लो, जहाँ बेस्ट हो जाए। तो दिल्ली में गया, एक MD एसोसिएशन करके है, MD 40 करके, तो वहाँ से मैंने। और बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस लाइन में हैं? हाँ, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं इस लाइन में, अगर वो फेल हो रहे हैं या मतलब कुछ मार्क्स रह जा रहे हैं, तो वो कोशिश करें, अपनी पूरी कोशिश करें, इंशाल्लाह उनको कामयाबी मिलेगी। और अगर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनको गाइड भी करूँगा, मतलब कैसे क्या करना है, उसके लिए मैं उनके साथ रहूँगा। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।